नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज मुद्दा है इजराइल का, हमास का, हिजबुल्लाह का, ईरान का और मिडल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ती जा रही हैं उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अश्विनी सुजैत जी के साथ। सर, जय हिंद। जय हिंद सुमित। सर, ये जो हो रहा है मिडल ईस्ट में, आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात किया था कि अमेरिका चाहता है कि इस एरिया में कोई ना कोई युद्ध शुरू हो, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन शुरू हो रहे हैं और ये सारा एक वॉलेटाइल सिचुएशन बन चुकी है। अभी वहां पर जो बड़े बड़े 2 दिनों में इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, सर इसके ऊपर आपका क्या टेक है कि कौन इस सारी चीजों के पीछे है और ये छोटी चीजें नहीं है जो हुई हैं? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें शक नहीं कि लास्ट 2-3 दिन के अंदर जो बहुत बड़ी 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो हिजबुल्लाह का जो मिलिट्री कमांडर था, बहुत पावरफुल था, जो नसरुल्लाह को एडवाइस भी देता था, वो मारा गया बैरूत में। और उसके बाद जो इस्माइल हानिया का मारा जाना, जबकि वो गए हुए थे एक तेहरान में, तो वो दिखलाता है कि और वो गए थे कि प्रेसिडेंट की जो इनॉग्रेशन हो रही है उसके लिए गए थे। और बाकी काफ़ी वहाँ पर जो मिनिस्टर्स और हेड ऑफ स्टेट आए थे। तो अब पहले तो ये सच्चाई है कि इसको कराया हो सकता है किसने, इसमें कोई शक नहीं। इसकी तो शक की गुड़ी तो इजराइल की तरफ जाएगी, मोसाद तरफ। और उसके साथ साथ जो अमेरिका है वो CIA, उसकी हेल्प के बगैर ये काम हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है इजराइल और अमेरिका को इजराइल ने किया है, अमेरिका की भी मदद इसमें पक्का है। और अब जिस प्रकार से हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या है। देखो ये सच्चाई है कि जो हिजबुल्लाह है उसका नंबर 2 कमांडर मरना एक दिखलाता है कि अभी भी इजराइल के पास ये हिम्मत और ताकत है कि वो हिजबुल्लाह को हिट कर सकता है। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इस्माइल हानिया, जो कि एक प्रकार से हमास के टॉप लीडर थे, उसको तेहरान में मारना, उससे 2-3 चीज़ें जाहिर होती हैं। एक तो कहीं ना कहीं ये पूरा चैलेंज है ईरान को, उसकी सॉवरेनिटी पे कि भी आपके घर के अंदर घुस के हम मारेंगे अपने दुश्मन को। और दूसरा ये भी है कि उसकी क्या पोजीशन होती है ईरान की, क्योंकि वहाँ पर बाकी हेड ऑफ स्टेट भी आए हुए हैं। ऐसे टाइम में आपने इस्माइल हनिया को एक प्रकार से एलिमिनेट करना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसका होगा क्या। पहली बात तो ये है कि ये लड़ाई क्या फैल सकती है। देखो लड़ाई ये फैलने का ये है कि अगर आप ईरान को देखें, वो नहीं चाहता कि ये लड़ाई फैले। वो उसके इंटरेस्ट में नहीं है कि वो डायरेक्ट लड़ाई लड़े इजराइल से या अमेरिका से, क्योंकि उसकी इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही है। उसको पता है कि अगर ऐसा ही था वो पहले इन्वॉल्व होता, क्योंकि वो अपना इस्तेमाल कर रहा है अपनी जो मिलिशिया है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, होती है हमास। हमास जो है अभी गाजा पट्टी में लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा सक्रिय होता जा रहा है और वो लेबनान, साउथ लेबनान में है, इजराइल के नॉर्थ के ऊपर वो फायर भी करता है। और इसी प्रकार जो होती रेबल है वो रेड सी के अंदर सक्रिय हो सकते हैं। ये खुद इसलिए इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि अगर इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो हैं वो रेड सी के अंदर मेडिटेरियन में हैं, इसको बहुत नुकसान होगा और इसकी इकॉनमी अच्छा नहीं करी तो ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत कम है। ईरान की ये 3 जो मिलिशिया हैं वो, और 2 प्रॉक्सी जो साउथ आपकी इराक में हैं और सीरिया में, वो काफ़ी एक्टिव हो जाएंगी। वो इजराइल और अमेरिका के इंटरेस्ट को हिट करेगी। तो ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन ऐसे बिल्डअप हो सकती है। अभी ये भी सच्चाई है कि ईरान के अंदर अभी जो इब्राहिम आसी मारे गए थे एक एयर क्रैश में, और इसके बाद जो मसूद जिस्कियान टेक ओवर कर रहे हैं, वो एक रिफॉर्मिस्ट है। वो चाहते हैं कि हम यूरोप के साथ अच्छे रिलेशन रखें, कहीं ना कहीं इजराइल के साथ भी वो सॉफ्ट एटीट्यूड है उनका। मगर इस हादसे के बाद उनका नजरिया क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। मगर सच्चाई यह है आज की तारीख में जो ईरान है वो ऑल आउट वार नहीं लड़ना चाहेगा इजराइल या अमेरिका के साथ, क्योंकि अभी जो हानिया को मारा गया है तेहरान में, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको। वो अपने प्रॉक्सी से करेगा और अगर कुछ करेगा एक फिक्स मैच होगा इजराइल के साथ। मुझे लगता नहीं कि वो इस हालात में है
कि एक फुल फ्लैज लड़ाई लड़े इजराइल और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की बहुत मिलिट्री पावर है, उसको बहुत नुकसान होगा। सुमित सर सर आप सोचो देखिए कि जब जब भारत ने पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, बेशक वो वाजपेयी जी वहां पे गए या मोदी जी गए, हमारे ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा ही अटैक करवाया गया। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ईरान अभी इसराइल के साथ, पूरी दुनिया के साथ रिलेशंस को ठीक करने की बात बोलते हैं? उन्हीं के घर में एक इतने बड़े लीडर को, लीडर तो नहीं बोलेंगे, टेररिस्ट था वो, उसको मार दिया गया। क्या ये ईरान को भी उकसाने की वाली बात नहीं है, ताकि कहीं भी यहाँ पर शांति ना आए? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में जब भी इलेक्शंस होते हैं, वो कोई ना कोई नया युद्ध छेड़ने की कोशिश करते हैं, और सीआईए कहां तक घुसी हुई है ताकि उनके ऊपर कभी भी काज ना आए। गिरेगी तो किसके ऊपर गिरेगी? इसराइल के ऊपर गिरेगी, और अमेरिका अपना काम करवा जाएगा। उसको तो युद्ध चाहिए, और ईरान को युद्ध के अंदर धकेलने के लिए इससे बड़ा मौका क्या मिल सकता था? हाँ देखो, ये बात ठीक है सुमित, कि अगर आप सिचुएशन देखें मिडिल ईस्ट में, तो वो कौन से देश हैं जिसको लड़ाई से फायदा है। देखो, एक तो इजराइल के जो नेतन्याहू हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि जितनी देर ये लड़ाई चलेगी उतनी देर उसको फायदा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर लड़ाई बंद होती है, इलेक्शन होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी नहीं है। तो एक प्रकार से ये भी सच्चाई है, नेतन्याहू भी लड़ाई का दायरा बढ़ाने की से खुश है, बढ़ता है। और अमेरिका, जैसे आपने बताया कि उसके दो फायदे, एक तो अभी जो इलेक्शन है नवंबर में, जो बाइडेन जो है वो दिखाना चाहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग लीडर थे, और वो इनडायरेक्टली फायदा होगा उनके जो कमला हैरिस जो डेमोक्रेट की अभी प्रेसिडेंट कैंडिडेट, अगर वो कर दी जाती है, तो एक प्रकार से अमेरिका ये चाहता है जो बाइडेन स्पेशली जाते जाते कि एक वीक प्रेसिडेंट ना एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट का रूप दे, और वो तभी है जबकि ईरान जैसे देश को, स्पेशली इजराइल हमास में, वो इजराइल के साथ खुल के आए। तो मुझे लगता है ये भी है। दूसरी बात है कि जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, अगर लड़ाई चलती है, बढ़ती है, तो उसको बहुत फायदा है, क्योंकि उसका जो वेपन्स हैं वो बिकते हैं, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो एक बहुत ही बड़ी इनकी लॉबी है। जिस प्रकार से गन लॉबी, इसी प्रकार से हथियारों की लॉबी। तो ये भी एक है कि प्रेशर की लड़ाई बढ़े या इसका दायरा बढ़े, तो अमेरिका को इनडायरेक्टली हेल्प करता है। मगर ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इसका इम्पैक्ट जो है वो एडवर्स ही है, क्योंकि एज इट इज जो फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के रेट्स बहुत हाई हो गए हैं हर जगह, और जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई और इजराइल हमास के बाद, और ये लड़ाई फैलती है, और इस लड़ाई में ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर ये लड़ाई रीजनल होके ये फैलने के चांसेस हैं। यह अलग बात है कि ईरान खुद नहीं चाहता इस लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, मगर आने वाला समय में कोई कह नहीं सकता। जिस प्रकार से उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, तो हो सकता है ये लड़ाई फैल जाए। अगर फैलती है तो ये वर्ल्ड के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मगर जैसे हमने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं इजराइल भी नहीं चाहता कि हमास के साथ जल्दी बातचीत करे। एक तो ये सच्चाई है, इस्माइल हानिया के मार जाने के बाद, और जो फवाद शकूर है जो कि मिलिट्री कमांडर था हिजबुल्लाह का, उसके ऐसा लगता नहीं कि इजराइल और हमास के बीच में जो पीस टॉक चल रही थी उसमें कोई जल्दी सोल्यूशन निकलने वाला। वो तो अब खटाई में पड़ जाएगा, और लड़ाई क्या ये इजराइल और हिजबुल्लाह के साथ बढ़ने के चांसेस हैं? बिल्कुल है। ईरान इसके चांसेस हैं, आने के चांसेस कम हैं, मगर तीनों हमास, हिजबुल्लाह और हूती रेबल काफ़ी सक्रिय होंगे। तो ऐसा लगता है कि ऐसा सिचुएशन बिल्डअप हो रही है अभी वर्ल्ड के अंदर। सुमित सर, ये जो सारा टेंशन है, ये पूरा का पूरा एक जो सारी स्ट्राइक्स करी हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान का बड़ा फनी रिएक्शन आया सर। उन्होंने बोला कि ये तो जो जैसे मारा गया है, ये तो रॉ का काम लगता है, ये रॉ ने ईरान में जाकर इनको मारा है, इजराइल की मोसाद की हेल्प करी है। सर, हर जगह पर जब भी कोई काम होता है, पाकिस्तान वाले रोने लग जाते हैं कि सर हमारे घर में भी घुस के मारा है, मोदी जी ने 20-25 लोगों को मार दिया। अभी इन्होंने ईरान में जाकर, जबकि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, प्रेसिडेंट की वहां पर इनॉग्रेशन है, वहां पर जाकर ये काम जो है ये भारत ही कर सकता है। सर, पाकिस्तान जो रो रहा है भारत का नाम खराब करने के लिए है, या वो जो हमारी रॉ की जो एजेंसी है उसकी स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया सर।
हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि इनडायरेक्टली वो प्रेज कर रहा है कि रॉ की इतनी कैपेबिलिटी और क्षमता है, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर उसका एम ये नहीं है। उसका एम ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई रॉ जो है एक नोटोरियस ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऐसे काम कर सकती है, और दूसरा जो पाकिस्तान में हो रहा है वो रॉ करा रहा है, तो वो इनडायरेक्टली इसको हिंट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का तो एक ही मुद्दा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट। तो ये सच्चाई है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत के रिलेशनशिप ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, चाबार को लेके कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एक तीर से दो शिकार, एक तो कहीं ना कहीं वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है रॉ इन्वॉल्व हो कि भारत और ईरान के रिलेशन के अंदर कोई ना कोई खटास आए, क्योंकि उसको पता है कि जिस प्रकार से भारत के रिलेशनशिप ईरान से भी बहुत अच्छे हैं, इजराइल से बहुत अच्छे हैं, और जिस प्रकार से जो चाबार पोर्ट बनाया जा रहा है वो हम ऑपरेट कर रहे हैं अगले 10 साल के लिए, और वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ेगा। तो मुझे लगता है ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान ने ये एलिगेशन लगाई है। और दूसरा वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ भी दिखाना चाहता है कि जो पाकिस्तान के अंदर किलिंग हुई है, जो 25-30 हुई है, जो कि अननोन किसी ने मारी है, हमें तो कोई मालूम नहीं, वो भी वो लिंक करना चाहता है रॉ के। सुमित सर बिल्कुल सही बात है, वो अपनी नाक भी बचानी है, धाक भी बचानी है और भारत को भी बदनाम करना है। लेकिन जैसे आज देखा हमने कि हमास का लीडर ईरान में जाता है इतने बड़े इवेंट में, वहां पर वो मार दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट फैक्टर होगा ये सारे अलाइज के बीच में, मैं हमास को ईरान की अलाइज मानता हूँ, हिजबुल्ला ईरान के भी, ये एक दूसरे के अलाइज हैं। आपको नहीं लगता इनका कहीं ना कहीं इनके अंदर भी मिसट्रस्ट आएगा कि यार हम तो इनके अपने अलाई के घर में जा रहे हैं, वहां पे कब मारे जाएंगे कुछ पता नहीं है। ये भी एक कहीं ना कहीं जाकर आगे जाकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जब अलाइज के बीच में ब्रीच होता है? हाँ देखो, ये तो सच्चाई है कि आज इसके अलावा एक इराक का टॉप मिलिट्री ऑफिसर भी मारा गया है, जो कि एक ब्रिगेडियर रैंक का है, जो कि इन्वॉल्व था ये जो अभी स्ट्राइक हुए थे इजराइल में, उसने कोऑर्डिनेट किया था, उसको भी मार गिराया गया। देखो इसमें कोई शक नहीं, पूरे वर्ल्ड को पता है कि मोसाद एक जो इजराइल की स्पाई एजेंसी या इंट एजेंसी है, और इजराइल के पास ये क्षमता काबिलियत है, वो अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मार। आप मुनीक ओलंपिक में देखें, उन्होंने अगले 5-7 साल में जितने भी मुनीक ओलंपिक्स में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये कैरनाज में हिस्सा लिया था, उनको चुन चुन के मारा। तो ये भी सच्चाई है कि इजराइल की ये एक कैपेबिलिटी है, ये इनको सबको पता है, चाहे हिजबुल्लाह है, हमास है, होती है, कि वो कहीं भी सेफ नहीं है अगर वो इजराइल के साथ पंगा ले लिया। और ये अब कैसे हुआ, जो ईरान में क्या घर का भेदी लंका डावे, या किस तरीके से इंटेलिजेंस गैदर किया CIA या जो मोसाद ने मिलके, मगर असलियत में ये है कि इस्माइल हानिया को आपने तेहरान में मार दिया, उस दिन मारा जबकि अलर्ट सबसे ज्यादा थे और कितने हेड ऑफ द स्टेट आए हुए थे। तो क्या आपकी इज्जत रह जाती है पूरे वर्ल्ड में जब आपने हेड ऑफ स्टेट बुलाए, इनॉग्रेशन है प्रेसिडेंट का, उसमें एक आपका जो गेस्ट इनवाइटी है उसको खत्म कर देता है। तो ये सच्चाई है कि शक डर रहेगा, मगर उनको ये भी पता है कि ये काबिलियत और क्षमता है, और इजराइल ने ये काबिलियत और क्षमता एक बार नहीं बहुत बार डिस्प्ले की है। क्या सुमित? डिटर्मिनेशन है, विल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इजराइल में। और मुझे लगता है कि अमेरिका का अब फुल सपोर्ट है इजराइल के साथ, इस वक्त भी कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं जब हमास को लेके बात थी कि रफा में ना जाएं ऑफेंसिव में, अमेरिका इतना साथ नहीं दे रहा था, मगर जब से हिजबुल्ला सक्रिय हुआ है, होती रेबल ज्यादा सक्रिय हुए हैं और ईरान की बात आती है, तो इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ। सर एक चीज बताइए मुझे कि जैसे ये सारा कुछ हुआ है यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता दिखाई देता है और भारत को भी कुछ सीखना चाहिए? अगर ये मोसाद ने काम किया है, क्या भारत के भी दुश्मन कम नहीं है हमारे आसपास और घर के अंदर भी? क्या भारत में जो मोदी सरकार है उन्हें भी कुछ लेसन नहीं लेने चाहिए? फ्री लेसन मिल रहे हैं सर मोसाद की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल लेने चाहिए और ले रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो पाकिस्तान के अंदर
अननोन गन्समैन मारे जा रहे हैं, तो हम इसको लेके चलें कि वाकई जो भारत की इंटेलिजेंसीज हैं वो बहुत आगे जा चुकी हैं, उनको वो बहुत प्रोफेशनल है। और आपने एक चीज बड़ी अच्छी बोली, मुसाद से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इजराइल के साथ भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है ये काम हो रहा है। और भारत की काबिलियत और क्षमता है कि अगर घर में घुस के मारने वाली अब है, इसमें कोई शक नहीं, करते हैं, करेंगे नहीं करेंगे वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, मगर हमारी जो इंटेलिजेंसीज हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो अब बहुत प्रोफेशनल हो चुकी है। जबकि काफी समय तक इनका इस्तेमाल नहीं किया, इनको दबा के रखा गया, मगर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इनको फ्रीडम ऑफ एक्शन दिया है और इनके पास काबिलियत और क्षमता है। और इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान की जो नटोरियस ISI है वो तो कुछ भी कर सकती थी, मगर उसका पलट जवाब नहीं देती थी भारत, और इसके कारण नुकसान था। मगर लास्ट 10 साल से जिस प्रकार से फ्रीडम ऑफ एक्शन दिया है मोदी गवर्नमेंट ने कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा घर में घुस के मारेंगे, मुझे लगता है उसका रिजल्ट सबके सामने है। सुमित, बिल्कुल सही है सर। मैं जब ये न्यूज सुना कि भाई हमास के लीडर को मार दिया गया है, मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि यार ऐसा ही जवाब देना चाहिए। और साथ में मेरे दिमाग में आया था कि यार मोदी जी को भी फ्री लाइसेंस मिल रहे हैं, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मिल रहा है फ्री लाइसेंस फ्रॉम मोसाद। इसे सीखना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि हमें भी घुस के मारना चाहिए। सर इतने टैक्स भारत में हुए हैं, इसका जवाब अभी तक दिया नहीं है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सोल्यूशन अब निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ेगा? जैसे ईरान में घुसकर इजराइल ने जवाब दे दिया, क्या पाकिस्तान में घुसकर भारत को जवाब नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देखो पाकिस्तान कर क्या रहा है। पाकिस्तान बड़ी चालाकी से उसने साउथ ऑफ पीर पंजाल को एक्टिवेट किया है और वो इतने बड़े हमले नहीं कर रहा कि आपको कोई एक प्रकार से रीजन मिले कि आप कोई काउंटर एक्शन करें पाकिस्तान। क्योंकि जब उड़ी हुआ तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हुआ, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, आपने बालाकोट की। अब वो इतने बड़े इंसिडेंट नहीं करेगा, छोटे इंसिडेंट करेगा, पर काफी करेगा। ये सच्चाई है। 70 से 80 के करीब जो ट्रेन टेररिस्ट हैं SSG कमांडोज के साथ, वो साउथ ऑफ पीर पंजाल के इलाके में अंदर वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। वो IB सेक्टर से आए हैं या LC से या नेपाल और बांग्लादेश के रूट से भी कुछ ऐसा सुनने में आया, पर मेनली IB सेक्टर के चांसेस लग रहे हैं वो हैं और वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की ये सोची समझी साजिश है कि इलेक्शन से पहले इस एरिया को बहुत एक्टिव करेगा। और यही नहीं, K2 डेस्क भी उसका काम कर रहा है, खालिस्तान एंड कश्मीर। उसने पंजाब के अंदर ड्रोन्स और एम्यूनिशन वेपन बहुत बेहतरीन कोशिश कर रहा है। कितने सक्सेसफुल हुआ है ये तो पता नहीं चलेगा, मगर ये सच्चाई है। तो पाकिस्तान की ISI मानने वाली नहीं है। पाकिस्तान जो है वो बड़े प्रोफेशनल वे से करने की कोशिश कर रहा है। इतना बड़ा इंसिडेंट मत करो कि भारत को कोई एक्शन लेना पड़े। छोटे छोटे इंसिडेंट और काफी दिनों की बजाय इकट्ठे करते रहो, एक के बाद एक, मगर छोटे छोटे। तो ये सच्चाई है कि इसके लिए हमें चौकन्ना रहना पड़ा। और मेरी एनालिसिस है जो कि कश्मीर घाटी है, जो कि हमें लगती है पीसफुल है, इसमें कोई नहीं, अमन शांति था, डेवलपमेंट का माहौल है, रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म है, इलेक्शन बहुत अच्छे हुए, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल और पंचायत, अभी लोकसभा। मगर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश बहुत ज्यादा करने लगा पाकिस्तान इस समर में। अभी आपको पता, मैंने मच्छल ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहां से मुझे इनपुट जब हुआ ये तभी पता चल गया था कि किस प्रकार से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है वैली को भी रीएक्टिवेट करने की। तो उसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो कर सकता है। ये सोचना कि वहां अमन शांति है और वहां से प्रेशर आप निकाल के साउथ ऑफ पीर पंजाब, वहां का प्रेशर वहीं रखना है, क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं। अब भारत को क्या करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो बार बार कह रहा हूं, एक तो ये सीज फायर है, इसको एब्रोगेट करें। कि क्यों सीज फायर किया पाकिस्तान के साथ, उसकी धज्जियां उड़ा दे। हमारा यही था पहले मैंने कि जिस पोस्ट से भी इन्फिल्ट्रेशन कराते थे, अगले दिन उस पोस्ट का नाम निशान मिटा देते। इतना फायर करते थे, कम से कम हर वेपन से। उसको बोलते हैं एक बार आप पूरे का पूरा जो है उसको हर वेपन से फायर करो और पोस्ट को बिल्कुल जीरो कर दो। तो उसका फर्क क्या पड़ता था, जो फायर बेस बना के, अब फायर बेस बढ़ा के
कि वो भी कोई भी पोस्ट ऐसा काम नहीं करती थी जो इन्फिल्ट्रेशन का। उसको पता था कि पनिशमेंट बहुत हैवी होने वाली। और वहाँ दूसरी बात, भारत के पास काबिलियत तो क्षमता है, आर्टिलरी है भारत के पास इकोनॉमी अच्छी, पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता। तो पाकिस्तान ने आपको एक प्रकार से ट्रैप किया हुआ है। अपनी ट्रुप्स उसने भेज दिए खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए, और यहाँ वो आतंकवादी भेज रहा है और आपके साथ सीज फायर कर रहा है, आपको ब्लीड भी कर रहा है, क्योंकि वो ब्लीड विद 1000 कट्स और यूजिंग टेररिज्म एज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट बंद नहीं करेंगे। तो पहले तो ये आप बंद करें, अपना सीज फायर को तोड़े और पाकिस्तान की पोस्टों को बर्बाद करना करें जहां जहां से इन्फिल्ट्रेशन की हो रही। दूसरा, आप अब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कुछ और चीज निकाले, जैसे अभी क्रॉस करने की जरूरत नहीं आपको, आपके पास रफेल है, स्कैट मिसाइल है, आपको पता है 5 से 6 हजार अभी भी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठे हुए हैं पाकिस्तान के पीओजे के। तो आप वहां पर अब स्ट्राइक करना पड़ेगा। अब किस चीज की वेट है, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अब जिस प्रकार से साउथ ऑफ पीर पंजाल में है, हमने 30 से 32 अपने जो वीर जवान की शहादत दी है, मगर अभी तक आतंकवादियों को हम हिट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने टैक्टिक चेंज करनी है, गुरिल्ला वारफेयर करते हैं, हिट करके निकल जाते हैं। दूसरा, वो ट्रेन है, अफगानिस्तान में लड़े हैं, एसएसजी कमांडो हैं, तो इसका मतलब विद पर्पज आए। तो इसको काउंटर करने के लिए आप रिएक्टिव मत बोलो यहीं उनको मारेंगे तो होगा, आप प्रोएक्टिव बनो। इनका स्रोत भारत में नहीं, वो पाकिस्तान में। जब तक आप पाकिस्तान को हिट नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान जहां से आतंकवादी आते हैं जो इनके आला हैं उनको हिट नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। आपको इतना हिट करना पड़ेगा पाकिस्तान में वो हाथ खड़े कर। अगर आप रिएक्टिव रहेंगे, यहीं कहोगे 20 आए 20 मार दिए, तो 20 और आ जाएंगे। आपको वो हिट करना है जहां पर इनका स्रोत है, और पाकिस्तान को इतना डर पैदा करना है, जैसे आप इजराइल की बात करते, डर पैदा कर दे कि भाई अगर आपने ऐसा किया तो भारत ऐसा कर देगा। तो वो जब तक डर पैदा नहीं होगा, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी मानने वाली। और ये इलेक्शन से पहले सितंबर में बहुत कुछ करेगा पाकिस्तान, और ऐसा कैलिब्रेटेड करेगा कि कोई बड़ा ना करे, धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम करे। बड़ा कर देगा तो फिर हमारे पास रीजन हो जाएगा स्ट्राइक बैक करने का। तो ये एक बड़ी नई स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान आया है, और वो अपने इन्फिल्ट्रेशन में एसएसजी कमांडो भी भेज रहा है, हार्डकोर टेररिस्ट भी भेज रहा है, और उनकी स्ट्रेटजी चेंज है, और वो ओजीडब्ल्यू और स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग यहाँ से जाके पार बस गए, कुछ 2001 2002 से पहले भी गए, बाद में गए हैं, उनका वो गाइड के तरीके इस्तेमाल करता है, उनको यहाँ लेके आता है जिनको इस इलाके का पता है। तो ये बहुत सोची समझी साजिश है पाकिस्तान की। इसको काउंटर करने के लिए आप रिएक्टिव ना हो, प्रोएक्टिव। बिल्कुल सही है सर, हम हमेशा ही फॉलो करते रहते हैं, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, आप भी कर दीजिए। आप हमेशा वेट क्यों करते हैं कि वो अटैक करेंगे तो हम अटैक करेंगे? भैया पहले अटैक कर दो ना, क्या दिक्कत है इसमें? अगर आज इजराइल ने आपको फ्री लेसन दिया है, ईरान में घुस के मारा है उसको, जो आपका नंबर 1 दुश्मन है, आपका नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की आईएसआई और मिलिट्री है। ये उग्रवादी जो कॉकरोचों की तरह आते हैं और काम करके चले जाते हैं गटरों में से निकल के, ये आपके दुश्मन नहीं है। दुश्मन है इनका स्रोत, जो आपने बोला है। घुस के कैसे मारना है मोदी जी को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, उन्हें आता है। द ओनली थिंग इज, क्या ये फ्री लेसन जो ऑनलाइन मिल रहे हैं इजराइल और मोसाद की तरफ से, ये मोदी जी और इनकी टीम लेगी और उसको कॉपी एंड पेस्ट करेगी? ये वक्त बताएगा। थैंक यू सर, ये अच्छी न्यूज आपने आज शेयर करी है, जो इजराइल के हमास ने जो भी किया है, और ये डर अच्छा है। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद समीर, जय हिंद।